नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार और आपके चिट्ठी पत्रों को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे कृषि समाचार यानी खबरें खेती की, मंडी भाव और उसके बाद आपकी चिट्ठी, आपके ईमेल्स। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। बाजारों में आने लगा दशहरी आम। इस माह आलू हुआ महंगा। सरकार ने उठाए किसानों के हितों के लिए कदम। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ज्योत्सना वाहल। और अब खबरें विस्तार से। देश और दुनिया में अपने स्वाद व मिठास के लिए मशहूर दशहरी आम की खेप बाजार में आ गई है। हालांकि अभी दशहरी का स्वाद कुछ बड़े शहरों के लोगों को ही मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद से दशहरी की खेप दिल्ली भेजने की शुरुआत सोमवार से हो गई है। अब बाजारों में दशहरी आम की आवक शुरू हो गई है। हालांकि अभी कुछ ही मंडियों में दशहरी आया है। आम में जाली पड़ने में हो रही देरी के चलते अभी इसकी तादाद कम है। अगले सप्ताह से आमद तेज होगी, जब बड़ी मात्रा में कच्ची दशहरी की तोड़ाई कर इसे पकाने के बाद बेचा जाएगा। मलिहाबाद के आम व्यापारियों का कहना है कि करीब एक पखवाड़े तक दशहरी की कीमत 40 रुपए किलो के आसपास रहेगी, जिसके बाद में कमी आ जाएगी। डाल की दशहरी की आमद बाजारों में जून के पहले सप्ताह में होगी। बागवानों का कहना है कि दिल्ली व मुंबई से भारी मांग के चलते जिन आमों में जाली पड़ गई है, उन्हें अभी तोड़कर भेजा जा रहा है। बीते साल के मुकाबले इस साल फल पट्टी क्षेत्र में मुंबई व दिल्ली के निर्यातकों ने भी खासे सौदे बुक किए हैं। इस साल फल पट्टी क्षेत्र में दशहरी की फसल अच्छी हुई है। सब्जियों के राजा आलू पर भी महंगाई का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। दाल तो पहले ही लोगों की जेब ढीली कर रही है, अब आलू की कीमतें भी चढ़ने लगी हैं। इस माह आलू के दामों में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगी दाल, हरी सब्जियों की कम उपलब्धता के कारण अब आलू भी चढ़ना चालू हो गया है। आलू महंगा होने की आशंका से खुदरा और होटल कारोबारियों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस महीने की शुरुआत में मुंबई थोक मंडी में आलू 1100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा था, जो इस समय 1500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दिल्ली में भी आलू महीने की शुरुआत में 1050 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, जो अब 1350 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। देश भर की औसत मंडियों की यदि बात की जाए तो एकमार्क के आंकड़ों के अनुसार आलू की थोक औसत महीने इस समय 1400 रुपए क्विंटल है। थोक में कीमतें बढ़ने का असर खुदरा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में मई की शुरुआत में 18 से 21 रुपए किलो बिकने वाले आलू के दाम इस समय 30 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 25 रुपए किलो तक है। कीमत बढ़ने की मुख्य वजह आलू उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कम पैदावार का होना है। दालों और प्याज के दाम बढ़ने पर बिचौलियों और दुकानदारों ने जमकर मुनाफा कमाया, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मसलन अभी तक सरकार दलहन और प्याज खरीद नहीं करती थी, लेकिन अब किसानों से सीधे केंद्र सरकार बाजार भाव पर दाल व प्याज खरीद कर बफर स्टॉक बनाएगी। दालों व प्याज की जमाखोरी व जमाखोरों पर लगाम लगाने व किसानों को मुनाफा पहुंचाना, यही है केंद्र सरकार की रणनीति, जिससे दालों व प्याज के दामों पर भी अंकुश लगेगा, साथ ही किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके लिए केंद्र सरकार अब सीधे किसानों से बाजार भाव पर 40,000 टन दाल व 15,000 टन प्याज खरीदकर बफर स्टॉक बना रही है। इससे महंगाई पर लगाम लगने के साथ साथ किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। व्यापारी दाल व प्याज जैसी खाद्यान्न वस्तुओं की जमाखोरी करके कमी पैदा करते हैं और इन चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। इस दिशा में बफर स्टॉक बनाने की सरकार की पहल सार्थक सिद्ध होगी। इससे व्यापारियों को जमाखोरी कर कीमतें बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और महंगाई पर रोक भी लगेगी। भारत से पाकिस्तान को होने वाला चाय निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 में 47.50% बढ़कर 184.56 करोड़ रुपए के बराबर रहा। इसी अवधि में भारत का कुल चाय निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2015-2016 में भारत का पाकिस्तान को होने वाला चाय का निर्यात 47.50% बढ़ा और इसी अवधि में भारत का कुल चाय निर्यात 10% बढ़कर 4,200.46 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष 2014-2015 में पाकिस्तान को होने वाला चाय का निर्यात 125.12 करोड़ रुपए रहा था, जबकि चाय का कुल निर्यात 3,823.64 करोड़ रुपए रहा था। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मात्रा के हिसाब से भारत से पाकिस्तान को होने वाला चाय निर्यात 2015-2016 में 1,894 करोड़ किलोग्राम रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 152 करोड़ किलोग्राम था। भारत मिस्र, ब्रिटेन, इराक और रूस को चाय का निर्यात करता है। खेती किसानी पूरी तरह मौसम पर आधारित है, इसलिए किसानों के लिए मौसम की पूर्व जानकारी काफी अहम हो जाती है ताकि वे खेती से जुड़े कार्य समय पर निपटा लें। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं देश के मैदानी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक व केरल में सभी भागों पर बारिश का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, अब हुआ आपका इंतजार खत्म और हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा अंक लेकर, आपकी चिट्ठी, आपके ईमेल्स। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के पूसा परिसर में, जहां आपके पत्रों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक, और जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे सहयोगी गजेंद्र राठी जी। किसान भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपके ईमेल में। किसान भाई बहनों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि आपके बिना अधूरा है, क्योंकि अगर आप लोग हमें चिट्ठियां और अपने ईमेल्स नहीं भेजेंगे तो हम आपके सवालों का जवाब कैसे देंगे। जिन चिट्ठियों और ईमेल के ज़रिए आप अपनी समस्याएं और सुझाव हमें भेजते हैं, हमारा भी पूरा प्रयास रहता है कि उनके जवाब आप लोगों तक पहुंचाए जाए। आज आपकी चिट्ठियों और आपके ईमेल्स के जवाब देने के लिए हमारे बीच है पूसा संस्थान के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे किसान भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाबों का, क्योंकि उन्हें बहुत सी चिट्ठियां और ईमेल्स हमें भेजे हैं। तो मैं पहली चिट्ठी लेता हूं। ये हमारे किसान भाई हैं धीरज चंद्रकांत वेजवाड़े। ये ज़िला हिंगोली के रहने वाले हैं और ये अपना स्टेट का नाम भूल गए। हिंगोली दरअसल महाराष्ट्र में है। तो किसान भाई बहनों, अपना राज्य का नाम भी ज़रूर लिखें। इनका सवाल है कि मुझे ग्वार गम की जानकारी चाहिए, जैसे इसके उन्नत बीज है, मार्केट है, इन सब की जानकारी चाहते हैं। ग्वार की खेती आपकी सब्जी की फली के लिए भी की जाती है। इसके अलावा आजकल इसका व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहा है। ग्वार से जो गोंद निकलता है या गम जिसको बोलते हैं, उसका कई जो है इंडस्ट्रियल यूज है आपका, उसका जो हमारा उद्योग धंधे हैं उसमें कहीं न कहीं इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, ख़ासकर हमारे जो स्ट्यूडेंट प्रोडक्ट आते हैं या नूडल्स वगैरह, इसमें भी इसको एक फूड एडिटिव के रूप में ग्वार गम को प्रयोग
मिलाया जाता है। इसलिए ग्वार गम की कीमत काफ़ी वर्षों में देखी जाए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी ग्वार के गम की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए किसान भाइयों को सजग रहना पड़ता है कि ग्वार की खेती अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो कहीं कहीं इसकी जो है कीमत काफ़ी कम आ जाती है और कभी अचानक इसकी कीमत में उछाल आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक अनुरोध करूँगा या सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है, और खासकर ऐसे समय में जब पानी की कमी कहीं न कहीं हर जगह महसूस की जा रही है, खासकर महाराष्ट्र में। और ग्वार एक ऐसी फसल है जो कम पानी में तैयार हो जाती है और इसमें काफ़ी कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप नहीं होता है, और इसलिए किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही सहयोगी फसल है। खासकर आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ग्वार की जो फसल है ये दलहनी वर्ग में आती है और दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काफ़ी योगदान देती हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा, आपके जो आसपास में कोई भी निकट में कृषि विज्ञान केंद्र हो तो वहाँ से आप जाएं और वहाँ से ये जानकारी हासिल करें कि उस क्षेत्र के लिए, आपका जो हिंगोली का जो इलाका है उस क्षेत्र के लिए ग्वार की कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जो उस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती हैं। और ख़ासकर जब आप इसको बीज के लिए, फलियों के लिए नहीं, फलियों से बीज निकालते हैं और उस बीज से ग्वार निकाला जाता है, उसके लिए कौन सी बहुत उत्तम किस्में हैं उनका चुनाव करें। और इस बुवाई से पहले इसमें जो बुवाई का समय भी होता है उस पर भी ख़ास आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि जो दाने वाली जो फसलें होती हैं, खासकर इसकी प्रजातियां, और जो फली वाली होती हैं उनकी बुआई में कहीं न कहीं आपको अंतर करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसको ग्वार की फली से आप गोंद निकालने वाली या गम निकालने वाली प्रजातियों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो सब्जी के लिए फसल होती है उससे ये आपको अधिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा कुछ आपकी बहुउपयोगी प्रजातियां भी हैं जिनको कि हम सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और उनको हम दाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो धंधी जो आपकी प्रजातियां हैं उनको भी मल्टीपर्पज़ डुअल पर्पज़ की जो आपकी प्रजातियां हैं उनको भी उगा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करें, क्योंकि जो प्रजातियां राजस्थान में बहुत अच्छा करती हैं वो आपके महाराष्ट्र में नहीं करती हैं। जो महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन दे रही, खासकर ग्वार गम के लिए, वो मध्य प्रदेश में उतना अच्छा उत्पादन नहीं देती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रजाति का चुनाव करेंगे। और आपका इसका जो मार्केटिंग की बात की है तो या इसके विपणन की बात की है तो विपणन में कहीं न कहीं कभी न कभी समस्या आती है निश्चित तौर पर। और आप बृहद स्तर पर आप ग्वार गम की खेती करने से पहले इसकी बाज़ार की जानकारी अवश्य हासिल कर लें, और इसके लिए आपके जो निकटतम जो मंडी केंद्र हैं वहाँ में भी इसकी सूचना मिलती है, या हमारा जो किसान डीडी किसान का चैनल है उस पर भी कहीं न कहीं ये मंडी भाव या मंडी के बारे में समय समय पर किसान भाइयों को जानकारी दी जाती है। तो इन सब को अगर ध्यान में रखते हुए एक संतुलित कदम उठाएंगे निश्चित तौर पर आप ग्वार की खेती अगर उसको गोंद के लिए या गम के लिए करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो धीरज जी बहुत अच्छी तरह से आपके सवाल का जवाब दिया, डॉक्टर साहब ने, आपको समझ आ गई होगा। फिर भी अगर कुछ बातें रह जाएं तो आप फिर से हमें चिट्ठी या ईमेल भेज सकते हैं और आपके अधूरे सवाल का और भी पूरा जवाब आपको दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब अब अगले सवाल पे आते हैं, यानी कि अगली चिट्ठी पे आते हैं। ये हमारे ललित बाजारे जी हैं, ये इनका ईमेल है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसान भाई बहन हमें ईमेल्स भेज रहे हैं। आधुनिक तकनीक का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ये कह रहे हैं कि मैं टमाटर की खेती करना चाहता हूँ और साथ साथ ये भी जानना चाह रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आ जाएगा। ललित जी आप बहुत ही सजग कृषक जान पड़ते हैं और निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। किसी भी आप क्षेत्र में उसमें कदम रखने से पहले आपको उसकी जो क्या कुछ इकोनॉमिक्स है उस पर कितना खर्चा आएगा, कितना लाभ होगा, इस सब के बारे में एक जो प्राथमिक सूचना है या प्राथमिक जानकारी उसको हासिल कर लेना चाहिए। ये सभी किसान भाइयों को अगर अपने अमल में लाएं तो एक बहुत ही अच्छी आदत है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं ललित जी तो निश्चित तौर पर इसकी टमाटर की खेती करने के कई तरीके होते हैं। अगर
आप ग्रीन हाउस में टमाटर करना चाहते हैं या अगर आप खुले में टमाटर करना चाहते हैं या आप टमाटर की खेती पर ड्रिप जो आपकी टपक सिंचाई पद्धति को लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इस समय एक सपना है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति जो है बूंद अधिक से अधिक आप फसल अपनाएं, तो इन सब अगर चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अगर आप 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती का खर्चा देखें 1 लाख से लेके आपका 1,75,000 के आसपास भी प्रति हेक्टेयर आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कैसे उसका तरीका क्या है, निश्चित तौर पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक फ़र्ज करें कि आप खुले आसमान में या ओपन में टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तकरीबन आपको 1 से सवा लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के रूप में खर्चा करना पड़ेगा। और इसमें जो मुख्य खर्चा होता है टमाटर की खेती में, वो आपको श्रम के ऊपर अधिक खर्चा होता है। तकरीबन जो भी आपकी कीमत आती है उसका 30% हिस्सा जो है, 30% आपके लेबर है, जो श्रमिक हैं उनकी लेबर उसके चार्जेस में श्रम के रूप में आपको देना पड़ता है। इसके अलावा तकरीबन दूसरा जो अहम इसमें जो खर्चा आता है वो होता है आपके जो खादें, रासायनिक खादें हैं, आप जो कीटनाशी है, इन सब को प्रयोग करने में तकरीबन 14 से 15% खर्चा इस पर आता है। तो इस तरीके से और भी सारे खर्चे हैं, आपको उसकी जुताई है, आपका पानी की सिंचाई के लिए है, डीजल है, ट्रैक्टर है, इसके अलावा उसकी आपकी तुड़ाई है और सारे कई ऐसे इसमें खर्चे आते हैं। तो इनको मिला के जो आपको मैंने एक अनुमानित लागत यहाँ पे बताई कि आप 1 से लेके सवा लाख आपको खुले में खर्चा हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप उच्च तकनीकी अपनाएंगे तो ये खर्चा बढ़ के आपको 2 लाख, सवा 2 लाख तक भी जा सकता है प्रति हेक्टेयर। हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करें तो निश्चित तौर पर आप उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करें, क्योंकि टमाटर में काफ़ी बीमारियां आती हैं और कीड़े भी बहुत आते हैं। खासकर आपकी लीफ कर्ल, जिसे मरोड़िया रोग कहते हैं, आपकी टमाटर की खेती में बहुत ज़्यादा आता है। और टमाटर की खेती देखी जाती है कि ये काफ़ी जो है इसमें बिल्कुल ख़त्म कर देता है जब मरोड़िया रोग या इसमें मोज़ेक आता है, ये लीफ कर्ल वायरस, पर्णकुंचन नाम का जो ये वायरस के माध्यम से होती है। तो इसके लिए आपकी नर्सरी को भी आजकल बहुत ही हाईटेक तरीके से हमारे किसान भाई उगाते हैं, क्योंकि अगर आपकी पौध स्वस्थ होगी तो आपका जो फसल भी स्वस्थ होगी। इसलिए पौध को उगाते समय ही काफ़ी कुछ ध्यान में रखें, और ख़ासकर जो टमाटर की पौध तैयार करते हैं उसको प्लग ट्रेज में, आपके जो स्क्रीन हाउस जिसमें कि एक जाली डाल दी जाती है नेट की, इसकी वजह से इसमें जो सफ़ेद मक्खी होती है, ख़ासकर जो कि विषाणु रोग फैलाती है, इसमें पर्णकुंचन जो आपके जिसके कहते हैं मरोड़िया रोग, इसके लिए मुख्य सहभागिता निभाती है सफ़ेद मक्खी। तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आप इन सब तकनीकी को ध्यान में रख के खेती करेंगे और आपको एक अंदाज़ा लग गया कि तकरीबन टमाटर की खेती की शुरुआत करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आएगा, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर टमाटर की फसल ऐसी है कि जो कम समय में तकरीबन आपको 100 से 120 दिन में अच्छा रिटर्न दे जाती है। करीब इसमें आपको 1.5 गुना से 2 गुना तक फ़ायदा भी होता है। अगर आप इसको जो बुवाई में या इसकी अगेती फसल कर लें या जब मार्केट में बहुत ज़्यादा टमाटर आता है उसके बाद की, कहने मतलब आपका जो क्रॉप रोटेशन है, समय चक्रण में थोड़ा परिवर्तन करके एक स्मार्ट जो कहते हैं खेती करने का एक तरीका है उसको अपनाएं, तो निश्चित तौर पर आप टमाटर की खेती में अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ललित जी, डॉक्टर साहब ने आपको टमाटर की खेती के बारे में जो जानकारी दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लाल लाल टमाटर खूब उगाएंगे और अब सभी को खूब खाने को मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये चिट्ठी आई है, हमारे किसान भाई हैं देवाराम जाट, ये फुलेरा ज़िला जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि जब खेत की सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के 2-3 दिन के बाद इनकी ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है ऊपर से। इसके बाद इन्हें तुरंत फिर सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे बड़ा खर्चा आता है, बड़े परेशान हैं। तो इनकी समस्या का कोई समाधान है तो बताएं इन भाई को। देवाराम जी, आपने लिखा है कि आप जब भी सिंचाई करते हैं आपके नलकूप से तो आपके खेतों की मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है। वैसे तो देखा जाए कि राजस्थान में अक्सर बृहद क्षेत्र में बलुई मिट्टी है और इसमें जो है सख्त मिट्टी होने नहीं आती है, लेकिन हो सकता है आपकी जो फुलेरा नाम की जगह का आपने यहाँ पे संज्ञान लिया है, तो वहाँ हो सकता है कि आपकी ऊपरी परत में कहीं न कहीं कुछ ऐसे आपके महीन कण
जिसकी वजह से उस पर एक परत आ जाती है, वो काफ़ी सख्त हो जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने यहाँ जो भी आपकी लेबॉरेटरी है, यहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, हर ज़िला स्तर पर या आपके तहसील स्तर फुलेरा में भी हो सकती है, वहाँ पे आप मिट्टी का परीक्षण कराएं और देखें कि क्या कुछ इसमें अगर जीवांश की बहुत कमी है तो उसमें आप खासकर आपका ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं जीवांश, उसको भी अच्छी तरीके से मिलाएं उनकी संस्कृतियों के आधार पर। और एक मोटा सा एक पुराने समय का एक तरीका है, लोग कहते हैं कि अगर आप तालाब की मिट्टी इस तरीके की समस्याग्रस्त खेतों में डाल दें और उसकी ऊपरी परत में अच्छी तरीके से मिला दें तो ये जो कुछ समस्याएं होती हैं, जो विकृतियां आ जाती हैं हमारी खेत की मृदाओं में, तो उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस को ध्यान रखते हुए आप आपके आसपास में कहीं भी तालाब हो, खासकर तालाबों को गहरा करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से, और यहाँ से आप जो भी होती है उसको अपने खेत में डाल लें तो निश्चित तौर पर आपकी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो उसमें सुधार होगा, मृदा विन्यास है उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा और आपकी उपज भी बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य आपका आम के आम गुठलियों का दाम, आपकी मृदा की जो टेक्सचर है, मृदा संरचना भी अच्छी हो जाएगी और आपको उपज जो मिल रही होगी उस खेत में उसमें भी कई गुना वृद्धि हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो एक समस्या है उससे आप छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं बताए गए नियमों का अनुपालन करते हुए। देवाराम जी, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा था। आपकी मिट्टी की समस्या तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि तालाब हमारे सूखते जा रहे हैं, क्योंकि तालाब की मिट्टी आपकी खेत की मिट्टी के लिए कितनी अहम होगी ये जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। मुझे भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी और हमारे किसान भाई बहनों को ये सीखना होगा कि तालाबों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे किसान भाई बहनों के सवालों के और उनके ईमेल्स के जवाब दिए, इसके लिए मैं सभी किसान भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। किसान बहनों और भाइयों, जब आप हमें पत्र भेजते हैं तो उन पत्रों को देखकर, उन ईमेल्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वाकई आज का किसान कितना जागरूक है। वो जल्द से जल्द अपनी खेती को प्रगति की ओर ले जाना चाहता है ताकि देश की भी हो पूरी प्रगति। हमारे किसान बहन भाइयों की खास तौर पर हम प्रशंसा करने चाहेंगे और कहेंगे कि आप बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से आप हमें पत्र और ईमेल्स भेजते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इससे घर बैठे किसानों की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है, जो बाकी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं जो हमें पत्र नहीं लिख पाए हैं खास तौर पर। और कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है इजाज़त इसी संदेश के साथ कि फल फूलों से लदे रहे आपके बगीचे, लहलाते रहें खेत खलियान, बढ़िया हो बागवानी, बढ़िया हो पशुपालन और खुश रहे हर किसान। नमस्कार।